यदि इन सभी को हम क्रमांक के हिसाब से समझने की कोशिश करें, मानो कि इसको अगर सविस्तार समझने की डेफिनेशन के साथ कोशिश करें, तो जिसमें पॉइंट 1 आता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? तो वो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधान में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और बड़ा दस्तावेज यानी विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने का कारक है भौगोलिक कारक यानी देश की विशालता और इसकी विविधता। फिर ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए 1935 से भारत का सरकार अधिनियम का प्रभाव। फिर केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान। और संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों को जो दबदबा है। तो भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। भारत के संविधान में न्याय संगत और गैर न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू यानी दूसरे क्रमांक से देखा जाए तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ऐसा हम तब कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 से भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है, यानी कि उधार लिया है। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गर्व से कहा है कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा मौलिक अधिकार और राज्यों नीति के निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधेयिका के बीच संबंध काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्रमांक 3, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को इसके संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण देकर समझाया जाए तो अमेरिकी संविधान एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान संशोधनों की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक 3 प्रकार के संशोधन प्रदान करता है। चौथा है संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। तो भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल है, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका,
और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिसका तात्पर्य दो चीज़ों से है। एक, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं। दूसरा, किसी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए के.सी. वेयर द्वारा भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से रूपों में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक अर्ध संघीय के रूप वर्णित किया गया है। नंबर 5 पे है कि सरकार का संसदीय स्वरूप। तो इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी माना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका है और इसलिए इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार कहा जाता है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं को अगर समझना चाहें तो इसकी विशेषताएं यह है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका का विधेयिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधेयिका में मंत्रियों के सदस्यता का, फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, फिर निचले सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन, और फिर रहता है भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। और अंततः भारत की संसदीय सरकार में निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। छठा क्रमांक इसमें देख सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तो भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायपाल की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच में एक उचित संयोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है। क्रमांक 7 कानून का शासन। भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। यानी बुनियादी सत्यवाद की
कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु है। अंतिम विश्लेषण में कानून के शासन का अर्थ आम इंसान के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता है। इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा कानून का शासन कुछ और चीज़ों का मतलब है, जैसे यहाँ मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग 3 में शामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए सभी कानून के समक्ष समान और सभी कानून की समान सुरक्षा का अधिकार। लोक अदालतों का प्रचार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका प्रावधान है। साथ ही देश के आज के कानून के अनुसार कोई भी वादी पीठासीन न्यायिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है कि वह स्वयं मामले में बहस करे या न्यायपालिका की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त करे। क्रमांक 8, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसे हम इस तरीके से देखेंगे कि भारत में एकल एकीकृत न्याय प्रणाली है। साथ ही भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ भारतीय न्यायपालिका को सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप में काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के एक पदानुक्रम होता है, जो कि जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों के रूप में काम करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। क्रमांक 9 में आते हैं मौलिक अधिकार। तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों का हकदार है और ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। किसी भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। वे कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगतता है, अर्थात उनको कोई छीन नहीं सकता।